राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी और आपकी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर दैट। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से समझा जाए तो उसे याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक। थर्ड एफोरिज्म्स को जो सीरीज़ है हमारी थर्ड एफोरिज्म की, उसको कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। हमारा थर्ड एफोरिज्म है, उसका वन लाइनर है नॉलेज और प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन ऑफ द फिजिशियन। एंड एफोरिज्म फोर्थ है, उसका वन लाइनर है प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। हमने देखा था पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन का क्विक रिविजन, कौन कौन से पॉइंट थर्ड और फोर्थ एफोरिज्म में हम कवर अप करते हैं वो, जिसमें हमारे फर्स्ट 4 पॉइंट थे थर्ड एफोरिज्म से। नॉलेज ऑफ डिसीज, देन नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर, देन नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिनल पावर यानी ड्रग नॉलेज टू डिसीज नॉलेज, एंड नॉलेज ऑफ चॉइस ऑफ रेमेडी। फिर ये बात थी फर्स्ट 4 पॉइंट्स की फ्रॉम थर्ड एफोरिज्म। फिर फिफ्थ पॉइंट है नॉलेज ऑफ एग्जैक्ट मोड ऑफ, पहला था डिसीज नॉलेज, फिर मेडिसिनल नॉलेज, फिर एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिनल यानी ड्रग नॉलेज टू डिसीज नॉलेज, एंड देन चॉइस ऑफ रेमेडी। फिफ्थ है एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन यानी कि फार्मेसी का नॉलेज, एंड सिक्स्थ है नॉलेज ऑफ प्रॉपर डोज रिक्वायर्ड, सेवंथ है रिपीटिशन ऑफ डोज, एंड एट्थ है ऑब्स्टिकल्स टू बी क्योर्ड एंड देयर रिमूवल। फोर्थ एफोरिज्म है, उसमें हैनिमन सर ने कुछ नॉलेज को जो मेंशन किया है वो है सबसे पहला द थिंग्स दैट डिरेंज द हेल्थ यानी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हेल्थ को डिरेंज करती है। देन द थिंग्स दैट कॉजेज डिसीज, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो डिसीज को कॉज करती है, एंड हाउ टू रिमूव दैम फ्रॉम द पर्सन, और उन चीज़ों को कैसे हम किसी भी पर्सन से रिमूव कर सकें। फिर हमने कवर अप किया था फर्स्ट पॉइंट जो कि है नॉलेज ऑफ डिसीज, जिसको हम आज रिवाइज करके फिर हम स्टार्ट करेंगे आज का सेकंड पॉइंट जो कि होने वाला है नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर। फर्स्ट पॉइंट को रिवाइज करते हैं और फिर सेकंड पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट इट। नॉलेज ऑफ द डिसीज में हमने देखा था कि हम होम्योपैथ्स ऐसा मानते हैं कि कोई भी डिसीज का कॉज क्या होता है, डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स है वो डिफरेंट स्टेट्स में डिरेंज होता है जिसकी वजह से डिसीज प्रोड्यूस होता है, और ये डिरेंजमेंट डिपेंड करता है डिफरेंट इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन पे कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी इंडिविजुअलिटी कैसी है, और उसके इस पर कौन सी चीज़ अफेक्ट होने की वजह से, कौन से डिफरेंट स्टेट में कौन से कॉज की वजह से वाइटल फोर्स का डिरेंजमेंट हुआ है, यानी कि डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स को हम कोज मानते हैं डिसीज का। The first item of knowledge that the physician is to acquire is the knowledge about the disease। हमने देखा था कि सबसे पहली चीज़ जो सबसे पहला नॉलेज जो फिजिशियन के पास होना चाहिए वो है नॉलेज ऑफ डिसीज। डिसीज को है या नहीं ये पता होने के लिए, यानी कि एबनॉर्मल स्टेट आया है या नहीं, हेल्दी कंडीशन से डिरेंजमेंट हुई है का नहीं, ये पता होने के लिए हमें हेल्थ का भी प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो हमें पर्सन की नॉर्मल फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी दोनों चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। तो पहली चीज़ जो हमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो फिजिशियन को पता होनी चाहिए वो क्या है, नॉलेज अबाउट द डिसीज। वाइवा में ऐसा भी कोई भी जो वाइवा वाले आते हैं वो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि क्या सबसे पहली चीज़ नॉलेज ऑफ डिसीज है या उससे पहले भी कुछ आता है। तो यू कैन ऑल्सो टेल कि नॉर्मल फिजियोलॉजी या फिर नॉर्मल हेल्थ कंडीशन के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, तभी हम डिसीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर ऐसा लगे तो आंसर देना है, वरना ये नॉलेज ऑफ डिसीज ओके है। द फर्स्ट आइटम हैनिमन सर ने यही चीज़ मेंशन की है कि फर्स्ट चीज़ जो फिजिशियन को सबसे पहले पता होनी चाहिए वो है नॉलेज अबाउट द डिसीज। फिर in the very beginning of the third aphorism, Hahnemann says that the physician should clearly perceive what is to be cured in the disease, that is to see in every individual case of the disease। यानी कि सबसे पहले बिगिनिंग में ही थर्ड एफोरिज्म में ही हैनेमन सर ने बता दिया है कि सब अगर फिजिशियन को ये अच्छे से समझ में आ जाए, पता चल जाए, वो क्लियरली परसीव कर पाए कि कौन सी चीज़ उसको डिसीज में क्योर करनी है हर एक इंडिविजुअल केस में, तो वो केस उसके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। यानी कि हर एक इंडिविजुअल केस में फिजिशियन को क्लियरली परसीव होना चाहिए, कि क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए, पता चल जाना चाहिए कि कौन सी चीज़ उसको डिसीज में क्योर करनी है। The translator has correctly used here the word perceive, which is to see into, not merely look upon with the external eye, but to clearly understand, to apprehend with the mind and understanding। यानी कि यहाँ पर ट्रांसलेटर ने परसीव वर्ड को इसीलिए इस्तेमाल किया है क्या, ताकि वो हैनिमन सर की जो भावनाएं है उसको क्लियरली करेक्टली हम तक पहुंचा सके, कि हमें सिर्फ डिसीज को ना ही अपनी एक्सटर्नल आई से देखना है, बल्कि उसको गो थ्रू करना है, उसको क्लियरली अंडरस्टैंड करना है कि अंदर कौन सा लेवल पे वो डिसीज है, वो कहाँ पर डैमेज पहुंचा रहा है अंदर से लेकर बाहर तक, यानी वाइटल फोर्स से लेकर एक्सटर्नल तक, इंटरनल से एक्सटर्नल तक सारी चीज़ें हमें अच्छे से समझनी है। सिर्फ उसको ऊपर ऊपर से देखकर नहीं बता देना कि इसको यही हुआ है, पूरा अंडरस्टैंड करना है अपने माइंड के साथ और अंडरस्टैंडिंग के साथ।
In perceiving what is to be cured in disease, one must proceed from generals to particular. ये समझने में कि हमें क्या क्योर करना है, हमें जनरल से लेकर पर्टिकुलर के पॉइंट्स को डिस्कस करना है, और इसीलिए नॉलेज ऑफ डिसीज है उसको हमने दो ब्रॉड हेडिंग्स के अंदर डिवाइड किया है. पहला है नॉलेज ऑफ डिसीज इन जनरल एंड दूसरा है नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर, दैट इज इंडिविजुअलाइजेशन, जिसका हमने पिछली वीडियो के एंड में ये फ्लो चार्ट देखकर खत्म किया था. सो नॉलेज ऑफ डिसीज को कौन सी दो हेडिंग में डिवाइड किया? नॉलेज ऑफ डिसीज इन जनरल एंड नॉलेज ऑफ डिसीज इन पर्टिकुलर, दैट इज इंडिविजुअलाइजेशन. अब नॉलेज ऑफ डिसीज इन जनरल में क्या आता है? कॉमन सिम्टम्स ऑफ द डिसीज, यानी डिसीज के कौन सा सिम्टम्स इन कॉमन है वो, एंड डायग्नोसिस ऑफ अ डिसीज. फिर स्ट्रेंज, अनकॉमन एंड पेक्यूलर सिम्टम्स आते हैं पर्टिकुलर में, जिसमें हम देखेंगे इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द पेशेंट. अब देखते हैं आज का हमारा दूसरा टॉपिक, जो कि है नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर. यहाँ पर हम देखेंगे कि नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर में हमें क्या क्या पता होना चाहिए ये नॉलेज में, यानी मेडिसिन के बारे में, मेडिसिन के पावर देखते हैं. चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो मेडिसिन आर द ओनली वेपन्स इन द हैंड्स ऑफ द फिजिशियन टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज. मेडिसिन है वही एक ऐसे वेपन्स है फिजिशियन की हैंड में जिसके थ्रू वो डिसीज के साथ फाइट करेगा. यानी कोई भी पर्सन आया, पेशेंट आया, उसमें कोई भी डिसीज है, सो फिजिशियन उसको कैसे ठीक करेगा? ज़्यादातर केसेस में दवाइयाँ देकर, अगर वो बॉडी पर एक्सटर्नली शो हो रहा है, सिर्फ मेंटल लेवल पे है, या फिर मतलब ज़्यादातर हम फिजिशियन के हाथ में किसी भी डिसीज़ के ऐसा भी है कि हम कुछ कंसल्टेशन के थ्रू कुछ डिसीज़ को क्योर कर सकते हैं, जैसे कि डिप्रेशन है वगैरह वगैरह. लेकिन ज़्यादातर केसेस में फिजिशियन के हाथ में एक हथियार के रूप में क्या है? मेडिसिन. सो मेडिसिन आर द ओनली वेपन्स इन द हैंड्स ऑफ द फिजिशियन टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज. यानी डिसीज के अगेंस्ट फाइट करने के लिए फिजिशियन के हाथ में एक ऐसा वेपन है मेडिसिन, जिसके साथ फिजिशियन को डिसीज को फाइट करना है, टिकल करना है, हैंडल करना है. सो हैंस एक्वायरिंग द नॉलेज ऑफ द मेडिसिन इज मैंडेटरी फॉर द फिजिशियन. और इसीलिए एक फिजिशियन के पास सारी दवाइयों का अच्छे से नॉलेज होना भी ज़रूरी है. सो हैंस एक्वायरिंग द नॉलेज ऑफ द मेडिसिन इज मैंडेटरी फॉर द फिजिशियन. So, before discovering homeopathy, in one contest, Hahnemann writes to his friend, I have been putting drugs of which I know little into the bodies of which I know less. So, I can but renounce the practice of the medicine that I may no longer incur the risk of injury. यानी कि यहाँ पर होम्योपैथी की डिस्कवरी हुई उससे पहले हैनेमन सर ने अपने दोस्त को एक लेटर लिखते हुए कहा था कि मैं कोई भी ऐसी दवाइयाँ अपनी बॉडी में नहीं डालना चाहता, या अपनी पेशेंट्स की बॉडी में नहीं डालना चाहता जिसके बारे में मुझे बहुत ही कम पता हो. और इसीलिए वो प्रैक्टिस जो वो कर रहे थे, जिसकी डिसीज़ के बारे में, जिसकी दवाइयों के बारे में उनको ज़्यादा पता नहीं था, उन्होंने वो प्रैक्टिस रिनाउंस कर दी, बंद कर दी, और ट्रांसलेशन का जॉब ट्रांसलेटर के रूप में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया. सो बेसिकली हैनेमन सर यहाँ पर ये कहना चाहते थे कि ऐसी चीज़ें जो आपको पता नहीं है कि आपकी बॉडी में जाकर अंदर क्या रिएक्ट कर रही है, उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, वैसी चीज़ों को ना तो आपको प्रिस्क्राइब करना चाहिए, ना ही खुद लेना चाहिए. सो इसीलिए हैनेमन सर ने सारी होम्योपैथिक मेडिसिन को हेल्दी ह्यूमन बींग्स में प्रूव किया है. आई होप द पॉइंट्स आर गेटिंग क्लियर. सो कुछ भी हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू. सो सच वॉज the condition of the knowledge of medicine of the 18th century physician. The pharmacy was not well developed on those days. यानी ऐसी कुछ कंडीशन थी हैनेमन सर के टाइम पर, वहाँ पर नॉलेज ऑफ मेडिसिन उतना ज़्यादा नहीं था 18th सेंचुरी के फिजिशियन के पास, और इसीलिए फार्मेसी है उन दिनों में उतनी ज़्यादा डेवलप्ड भी नहीं थी, उतनी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्चेस नहीं होती थी. So, to avoid this, Hahnemann sir stressed to prove the homeopathic medicines on healthy human being before applying them on patients. और इसीलिए हैनेमन सर ने क्या किया कि स्ट्रेस दिया, बहुत ज़्यादा जोर किया कि होम्योपैथिक मेडिसिन है वो हेल्दी ह्यूमन बींग्स पर प्रूव की जाए सबसे पहले, और उसके बाद ही उसको पेशेंट पे एम्प्लॉय किया जाए, दिया जाए. The disease producing capacity of a medicine is the disease curing power of the medicine, and that is the important knowledge of the medicine. और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज क्या है मेडिसिन का? कि जो डिसीज प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है कोई भी मेडिसिन की, यानी कोई भी मेडिसिन हेल्दी ह्यूमन बीइंग में जाने के बाद जो डिसीज प्रोड्यूस करती है, वो उसकी डिसीज प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी. कोई भी मेडिसिन, वही सेम मेडिसिन अगर वो सेम कंडीशन वाले डिसीज पर्सन में देने के बाद उसी डिसीज को क्योर कर दे, तो वो उसकी डिसीज क्योरिंग पावर हो गई. तो मेडिसिन की जो डिसीज प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है वो डिसीज क्योरिंग पावर से आई मीन
वो दोनों सेम ही है, यानी कि द डिसीज प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ द मेडिसिन इज द डिसीज क्योरिंग पावर ऑफ द मेडिसिन। यानी जो डिसीज प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी मतलब जो मेडिसिन हेल्दी ह्यूमन बीइंग में देने के बाद डिसीज प्रोड्यूस कर सकती है, वही मेडिसिन सिक पर्सन में डिसीज मेडिसिन देने के बाद वो सेम डिसीज को क्योर कर सकती है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज है मेडिसिन से रिलेटेड जो फिजिशियन को पता होना चाहिए। नो मेडिसिन शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट अनलेस इट्स पैथोजेनेसिटिक पावर इज वेल नोन ऑन अ हेल्दी ह्यूमंस। यानी कोई भी ऐसे मेडिसिन को हमें किसी भी पेशेंट में एडमिनिस्टर नहीं करना चाहिए तब तक जब तक हमें उसका पैथोजेनेटिक पावर ना पता हो, वेल प्रूवन ना हो हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे। पैथोजेनेटिक पावर यानी कि कैसे वो पैथोलॉजी डेवलप करता है वगैरह वगैरह। क्योंकि हेलोपैथी में ऐसा है कि जिस दवाई की साइड इफेक्ट नहीं उसकी इफेक्ट नहीं, तो फिर फ़ायदा क्या शॉर्ट टर्म रिलीफ लेकर फिर लॉन्ग टर्म बीमारियों से सफ़र होने के लिए ही अगर वो दवाई ले रहे हैं तो उससे अच्छा क्या है, रमन सर बोल रहे हैं कि ऐसी कोई भी मेडिसिन हमें एडमिनिस्टर नहीं करनी है जिसकी पैथोजेनेटिक पावर वेल प्रूवन ना हो हेल्दी ह्यूमन बींग्स में। हमें पता ना हो एग्जैक्टली कि वो हमारी बॉडी में जाने के बाद या फिर पेशेंट की बॉडी में जाने के बाद नुकसान नहीं करेगी, उसे हेल्प ही करेगी। सो कंक्लूजन क्या है यहाँ पर, नॉलेज ऑफ मेडिसिन डिनोट्स द नॉलेज ऑफ पैथोजेनेटिक पावर। यानी कि जो मेडिसिन का नॉलेज है वही नॉलेज है पैथोजेनेटिक पावर का हमारी होम्योपैथी में। कौन सी, इक्वेंटली द डिसीज क्यूरेटिव पावर, यानी कि डिसीज का जो क्यूरेटिव पावर है वो ऑफ द मेडिसिन विच कैन बी नोन बाई ड्रग प्रूविंग। और ये हमें कैसा पता चलेगा, थ्रू ड्रग प्रूविंग ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स एंड ऑल्सो टू सम एक्सटेंट बाई अप्लाइंग द मेडिसिन ऑन सिक पीपल विद सम केयर एंड रिस्ट्रिक्शंस। और इसको हेल्दी ह्यूमन बीइंग में प्रूव करने के बाद भी हमें ये पता चल जाएगा कि उसका डिसीज का जो डिसीज क्यूरेटिव पावर क्या है या फिर डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर क्या है, ये हेल्दी ह्यूमन बीइंग में प्रूव करने के बाद। और कुछ हद तक हमें पता चलेगा कि सिक पर्सन में भी कुछ डाइट और केयर और रिस्ट्रिक्शन के साथ अगर हम दवाइयाँ दी तो उसमें भी हमें पता चलेगा कि उसका डिसीज क्योरिंग पावर कैसा है। सो ये यहाँ पर एट द एंड कंक्लूजन है। सो यहाँ पर हमने ख़त्म किया नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर का। और नेक्स्ट होगा हमारा टॉपिक नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉलेज टू डिसीज नॉलेज। यानी ये हम थर्ड पॉइंट को कवर करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, कल फिर से सेकंड पॉइंट को रिवाइज करके थर्ड पॉइंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी। और आपके जो भी सजेशंस है, रिव्यूज़ है, कमेंट में ज़रूर बताइए। आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू।